हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने चैनल स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। और पहले तो जो आपने मेरे छोटे से इंट्रोडक्टरी वीडियो को जो प्यार दिया है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के माध्यम से, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राजू शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये कहा था कि इंडियन पॉलिटी से मैं शुरुआत करूंगा, इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें, और पहले तो भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान, भारत के संविधान का विकास, भारत का संवैधानिक विकास, पहला चैप्टर है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बार बार संविधान की बात आती है तो पहले संविधान की एक छोटी सी परिभाषा। जैसे किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। बिना नियम कानून के कोई भी व्यवस्था नहीं संचालित होती। जैसे आपका परिवार भी अगर हो तो वहां भी बहुत सारे अलिखित नियम, मतलब लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके माध्यम से एक परिवार चलता है। इसी तरह किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए तमाम नियम कानून की आवश्यकता होती है, और ये नियम कानून जो बनाए गए उसी को हम संविधान कहते हैं। सामान्य सी बात है, ऐसे ये समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। और एक छोटी सी परिभाषा है कि वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उसे संविधान कहा जाता है। यह आपके एनसीईआरटी की परिभाषा है। और अब दूसरी बात आती है कि संविधान, भाई किसको, संविधान के माध्यम से क्या संचालित होगा। तो सरकार के विभिन्न अंग हैं। एकदम बेसिक बात बता रहा हूं आपको। सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर कहते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशियरी। अब सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि भाई इनका कार्य क्या है। विधायिका का काम है देश के लिए नियम कानून बनाना, संविधान को आधार बनाकर देश के लिए नियम कानून बनाना, देश के लिए विधि बनाना या नियम कानून बनाना, विधि या कानून बनाना। और आप विधायिका कानून बनाएगी। कार्यपालिका का कार्य है इसके जो कानून बना उसको लागू करना, और न्यायपालिका का यह कार्य है कि संसद ने या विधायिका ने जो कानून बनाया, यदि वह कानून जनता का हित में ना, जनता का हित नहीं कर रहा हो तो उसको, उसकी समीक्षा करके, अगर जनता के हित में नहीं है तो उसको विधि शून्य घोषित कर देना। तो अर्थात न्यायपालिका का काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना। ये बेसिक बातें हैं। समीक्षा 3 बातें हो गई यहां पे। पहली, विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है। विधायिका कार्य अर्थात अब संविधान की बात आती है। संविधान का कार्य क्या है? संविधान में यह बात लिखी गई है कि ये तीनों अंग, सरकार के अंग, इनमें आपस में अंतर संबंध क्या है और इनमें आपस में शक्ति संतुलन भी बना रहे, तभी देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। और अब तीसरी बात आती है वही देश की जनता। तो संविधान में देश की जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं को भी शामिल किया गया है। जैसे किसी घर में कोई बड़ा सा निर्णय लेना हो तो परिवार के सारे सदस्य जुड़ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, सबसे सबकी राय ली जाती है। फिर जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो भी अपना मत रखते हैं, और जो घर के कनिष्ठ सदस्य होते हैं वो भी अपना मत रखते हैं। तो सर्वानुमति से यह कार्य होता है एक परिवार में। उसी तरह किसी भी देश में संविधान में यह व्यवस्था की गई कि जनता की सारी बातों को शामिल किया जाए। हालांकि हम इस पर बहुत ज्यादा आपको जो और बड़े स्तर पे इसको दूसरे चैप्टर में समझाएंगे।
हमारा जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, तो पहले तो हमने बेसिक बातें जान ली, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास एक दिन की घटना नहीं है, अर्थात भारत का संविधान एक लंबी प्रक्रिया। भारतीय संविधान का निर्माण एक निश्चित समय पर नहीं हुआ, इसका विकास धीमे धीमे हुआ है। और इसके विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास। और दूसरा ब्रिटिश सम्राट के, ब्रिटिश शासन के अधीन संविधान का विकास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आ गई, तो अब आपको थोड़ा सा एक प्रश्न आता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहां से आपके प्रश्न शुरू होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? पहला प्रश्न यही होता है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इनकी अनुमति से ब्रिटिश व्यापारी या अंग्रेज भारत में व्यापार, पूर्वी देशों में इन्होंने अनुमति दी कि 1600 ईस्वी में आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए। भारत में व्यापार करने के लिए आए। अब भारत में व्यापार करने के लिए आए, यहां वो व्यापार करना शुरू किया, लेकिन यहां पर जब कुछ दिन व्यापार किए तो भारत में क्या है, भारत में उस समय एकता नहीं थी, आज के जैसा भारत नहीं था। तो आए यहां पर, और जो है यहां पर 2 युद्ध हुए भारत में। इतिहास में हल्का सा इतिहास के बारे में आपको बताएं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया से इन बातों को जानते होंगे, हालांकि आप हल्का हल्का जान लीजिए। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों की विजय होने के बाद बंगाल जैसे बड़े से प्रांत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब अंग्रेजों का कब्जा अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां की व्यवस्था को खूब बढ़िया से वो समझ लिए सब कि यहां भारत में एकता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई व्यापार करने के साथ साथ अब हम यहां पे पूरा अपना उपनिवेश बनाएंगे। और तो 1765 के बाद देश में अब उनकी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर आए। तो जहां जहां अब भाई इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसका शासन संचालन करने के लिए कुछ नियम कानून बनेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आपका जो संवैधानिक विकास शुरू होता है। ये 2 युद्ध भी पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश शासन, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुमति से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में, पहला ये फैक्ट है। अब 2 बातें आती हैं आपको, ये जो संवैधानिक विकास है इस चैप्टर में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत शासन अधिनियम तक भारत के संवैधानिक विकास में कवर किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम तक बताया जाएगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, हमने आपको 2 बातें बताई थी पहले कि भारत का संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांटते हैं, और इन 2 हेडिंग्स के अंतर्गत हम इसे समझेंगे। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का जो विकास हुआ, जो उन्होंने नियम कानून बनाए, और दूसरा ब्रिटिश सम्राट के अधीन। तो 1773 से लेकर 1853 के एक्ट तक
ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया कानून। और 1858 से लेकर 1947 का जो नियम का एक्ट है, इसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई ये दो बातें, जब कि एक ही सत्ता शासन कर रही है, फिर भी दो बातें क्यों? यहां पर 1773 से 1853 का एक्ट या चार्टर एक्ट इसे कहा जाता है, और यहां पर 1858 से इसका नाम बदल के भारत शासन अधिनियम कर लिया जाता है। भारत शासन अधिनियम कर लिया जाता है। तो अब यहां से भी एक प्रश्न नंबर 1 कि भाई चार्टर क्या है? चार्टर क्या है? चार्टर एक वह व्यवस्था होती है जब सरकार किसी संस्था के लिए संविधान या नियम बनाती है, और वह संस्था जहां काम करती है सरकार के बनाए हुए नियम को एज इट इज लागू करती है। इसे हम चार्टर कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन के अधीन काम करती थी, उसके लिए नियम कानून बनाए जाते थे। ब्रिटिश वहां पे इंग्लैंड में बनाए जाते थे, वहां की संसद बनाती थी, और बना करके इनको कहती थी, ये यहां पे लागू करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शोषण बहुत तगड़ा किया, जिसके नाते यहां के लोग जो है बहुत प्रताड़ित हुए। और आप लोग जानते हैं 1857 में एक विद्रोह हुआ, बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह ने लगभग ब्रिटिश सत्ता को यहां से उखाड़ ही डाला। तो अब ब्रिटिश सत्ता को लगने लगा कि यार इतना बढ़िया उपनिवेश है, भारत बिल्कुल सोने की चिड़िया है, हम भरपूर इसे लूट रहे हैं, तो ऐसे सोने की चिड़िया वाले उपनिवेश को कैसे छोड़ता ब्रिटिश शासन। तो उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। इसलिए हम जो पढ़ते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का एक्ट, ये चार्टर एक्ट पढ़ते हैं इसे। अब 1858 का जो अधिनियम हुआ, इसमें सीधे ब्रिटिश सत्ता भारत पे सीधे शासन करने लगी, इसलिए इसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो दो बातें यहां पे आपको, एक चार्टर एक्ट क्लियर हुआ, दूसरा भारत शासन अधिनियम। अब हम आपको पहला जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, सिर्फ एक एक्ट पढ़ाएंगे आज इस वीडियो में। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही क्लियर है, रेगुलेटिंग एक्ट। हर घर में सिलेंडर होगा, हर जगह रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता होगा। रेगुलेटिंग मतलब होता है नियंत्रित करना, अर्थात ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए इस कानून को लाई। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बड़े पेट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब तक क्या था? बंगाल, मुंबई, वर्तमान मुंबई, उस समय बंबई थी, और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां काम करती थी भारत में, जहां पर अब एक तरह से ब्रिटिश का, अंग्रेजों का शासन हो गया था। प्रत्येक के अपने अपने गवर्नर होते थे, लेकिन अब क्या किया गया, इस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंबई और मद्रास का भी अधिकार दे दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूरा मुंबई और मद्रास पे उसका जो है अधिकार भी हो गया, और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसे हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, निदेशक मंडल भी कहते हैं। और इसके बाद यहां पे अब जो आपके प्रश्न बनते हैं, एक कि भाई बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास पर भी अधिकार दे दिया गया, अर्थात बंगाल के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी आ गई, नंबर 1। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन यह स्थापना हुई 1774 में। तो आपको यहां पे हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है जब प्रश्न आता है कि भाई 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कोर्ट की स्थापना की गई,
तो अगर ये पूछेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट की स्थापना की गई, मतलब किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, तब आप तो ये 1773 मारेंगे। लेकिन कब की गई, तो 1774 मारेंगे। इसके जो न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े काम की हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले क्या किया गया, बंगाल, मुंबई और मद्रास पर बंगाल के गवर्नर जनरल को सब पर अधिकार कर दिया गया। एक निदेशक मंडल बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो गवर्नर जनरल की सहायता कर, उसकी कमेटी कह सकते हैं आप, वो सहायता करता था। लेकिन जो मेन बात है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई। यह कोर्ट जो है, इसकी स्थापना 1774 में की गई। तो यहां व्यक्ति जो क्वेश्चन आता है, यहां तो बहुत आसानी से आपको लग रहा है कि भाई 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में स्थापना की गई। लेकिन वहां जब प्रश्न आता है कि भाई कोर्ट की स्थापना की गई कब, 1773 में, 1774 में, 1775 में, 1776 में, तो लोग जो है चूंकि 1773 दिमाग में बना रहता है और क्या करते हैं लोग कि इसे टिक करके चले जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। यहां पर मैं आपको ऐसी छोटे छोटे सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसको आप लोग फिर से अपना प्यार दीजिएगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं इसमें सुधार करके अन्य बातों को भी समझाऊंगा। तो आप फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।